नमस्कार प्यारे बच्चों। आज है दिनांक 11 अगस्त वर्ष 2021। नाइन्थ स्टैंडर्ड में फर्स्ट यूनिट टेस्ट का पोर्शन पूरा हो चुका है, तो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। और रिवीजन में हम लोग 1.4 कर रहे थे। कल हम लोगों ने 1, 2 और ये 5 ये 3 सवाल रिवाइज किया था। ये सवाल सबको आते हैं बेटा, अगर किसी को नहीं आते तो फिर से इसका अभ्यास किया जाए, वरना आगे चल। सबको आते हैं, कोई जिसको नहीं आता वो सबको आता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं प्रकृति पर संग्रह 1। प्रकृति पर संग्रह 1 करते हैं। इसमें से ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना, हर एक क्वेश्चन का 4 आंसर दिया है। किसी का माइक ऑन है बेटा, डिस्टरबेंस हो रहा है। हाँ, तो इसमें हर एक प्रश्न के 4 उत्तर दिए हैं, कोई एक उत्तर सही होगा वो लिखना है हमें। पहला देखो, m दिया है 1 3 5, n दिया है 2 4 6। तो m इंटरसेक्शन n कितना होगा? m इंटरसेक्शन n का मतलब जो m में भी हो और n में भी हो। तो कौन सा घटक है जो m में भी है और n में भी है? 1 है क्या? नहीं। 3 है क्या? नहीं। 5 है क्या? नहीं। कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, तो इसमें कौन सा आंसर आएगा? बोलो बेटा, आंसर बोलो इसका। नहीं समझ में आ रहा है? यस, इसका आंसर होगा सी, फाई। इसको बोलते हैं फाई। हाँ, फाई। इसका मतलब होता है कि रिक्त समुच्चय। जिस समुच्चय में कुछ भी, कोई भी घटक ना हो, उसको ऐसे लिखते हैं। तो अब देखो एग्जाम में कैसे लिखा जाता है, आंसर मैं बता रहा हूँ। एमसीक्यू का आंसर कैसे लिखते हैं। ये पहले का आंसर मैं लिखने जा रहा हूं। तो पहले का पहला आंसर क्या था? सी, 5। तो ये है सी, और इसमें क्या था? 5। अब पहले का दूसरा दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या दिया है? पी यह विषम प्राकृतिक संख्या है और 1 और 5 के बीच की संख्या है। दो शर्त है यहाँ पर, दो शर्त है कि विषम प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए और ये 1 और 5 के बीच की संख्या होनी चाहिए। तो 1 और 5 के बीच की विषम संख्या क्या आएगा? यस, 3 और 5 यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे देखो 5, यहाँ इक्वल का भी साइन दे दिया, नीचे लाइन दे दिया है, मतलब 5 भी लेना पड़ेगा। तो 1 और 5 की प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5। ये 1 से 5 की विषम संख्या हो गई। सॉरी सर, 1 से 5 तक की प्राकृतिक संख्या हो गई। अब इसमें विषम संख्या क्या आएगा? विषम संख्या मतलब जो 2 से नहीं कटती है। तो एक तो 1 है, दूसरा 3 है और 5 है। तीन तीन ही विषम संख्या है यहाँ। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि वो एक कि वो जो x है वो 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 के बराबर नहीं चलेगा। तो यहाँ पर 1 हम लोग नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे नीचे लाइन नहीं दिया है। जैसे यहाँ नीचे लाइन है, वैसे यहाँ लाइन नहीं है, तो 1 हम लोग नहीं ले सकते। तो 1 नहीं ले सकते, तो बचा क्या? 3 और 5 ही बच रहे हैं। तो इसलिए यहाँ सेकंड का आंसर आ जाएगा डी, 3,5। सेकंड का आंसर डी, 3,5। तो अब हम लोग देखते हैं थर्ड वाला सवाल। थर्ड, ऊपर मैं जरा डेट डाल दूं। आज का डेट है 11/8/21। स्टैंडर्ड 9th, H1 एंड H2। और क्या कर रहे हैं हम लोग? प्रकृति पर संग्रह, प्रकृति पर संग्रह 1 चालू है। इसमें हम लोग 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। तीसरा देखते हैं क्या है। P123 फिर डॉट 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 10। अब हमें बताना है कि ये किस प्रकार का समुच्चय है।
ये रिक्त समुच्चय है क्या? रिक्त नहीं, इसमें तो घटक हैं, तो रिक्त नहीं हो सकता। अनंत है क्या? नहीं, यहाँ पर हम लोग गिन सकते हैं, 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्या है तो गिना जा सकता है। क्या ये सीमित समुच्चय है? हाँ, जिसे हम गिन सकते हैं, जिसके घटकों को गिन सकते हैं, वो सीमित समुच्चय होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा, थर्ड का आंसर आ जाएगा सी, सीमित समुच्चय। तो थर्ड का आंसर है सी, सीमित समुच्चय। थर्ड का आंसर सी, सीमित समुच्चय। फोर्थ का आंसर, फोर्थ देख लेते हैं क्या है। एम यूनियन एन, ये दिया है 1 2 3 4 5 6, मतलब एम और एन को अगर आप मिला दो, एम और एन पूरा मिला करके ये मिलता है। अब इसमें दिया है एम, क्या दिया है? एम दिया है 1 2 4, तो निम्नलिखित में से एन क्या रहेगा वो हमें लिखना है। तो देखो, इसको पहचानने का तरीका क्या है, जो भी समुच्चय दिया है उसको एम के साथ मिला दो। अगर पूरा 1 2 3 4 5 6 सारे नंबर मिल जाते हैं तो फिर एन वही रहेगा। एम और एन दोनों मिला के 1 2 3 4 5 6 आना चाहिए। तो एम को अगर इसके साथ मिलाऊं, पहले ए वाला जो आंसर दिया है, एम को ए के साथ मिलाऊं तो क्या मिलेगा? देखो, एक तो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 4, 1 2 3 4 ही मिलेगा ना। एम और ए, इसको ए को कम अगर मिला दूं तो 1 2 3 4 ही मिलेगा। पूरा मिला क्या? सब मिला क्या? तो इसलिए ये एन नहीं हो सकता है। फिर देखो, इधर देखो, 1 2 3 4 5 6, ये एम और ये बी को पूरा मिलाओ तो पूरे सारे मिल रहे हैं। देखो, 1 2 3 4 5 6 सब मिल रहे हैं, तो ये एन हो जाएगा, ये एन होगा, ये एन हो सकता है ना। इसको एक बार सब चेक करके देख लेते हैं। ये दोनों को मिलाएं तो 1 2 3 तो है ही नहीं, 1 2 4 5 6 ही मिलेगा, 3 नहीं मिल पाएगा, है ना। तो ये भी एन नहीं हो सकता है। इन दोनों को मिलाएं तो 1 2 3, देखो आपस नहीं है, 1 2 4 5 6 यही मिलेगा, 3 यहाँ वापस से नहीं मिलेगा। तो सिर्फ इसको ही हम लोग मिलाते हैं तो हमको सारे घटक मिल जाते हैं। तो एन क्या रहेगा? यही रहेगा, यही अपना आंसर रहेगा, 3 4 5 6, है ना। 1 2 3 4 5 6 सब मिल गए। तो यहाँ पे फोर्थ का आंसर क्या आएगा? बी, 3 4 5 6। फोर का आंसर आएगा बी। क्या था वो? सॉरी, 3 4 5 6। फोर्थ का हो गया। अब 5 का देखते हैं। फिफ्थ में क्या है? पी एम का उपसमुच्चय है। पी एम का उपसमुच्चय का मतलब क्या हुआ? ये जो समुच्चय पी है, ये समुच्चय एम के अंदर है। पी उपसमुच्चय एम दिया है, ठीक है। अब आगे देखो, पी इंटरसेक्शन पी यूनियन एम कौन सा समुच्चय होगा? पी इंटरसेक्शन पी यूनियन एम, इसमें से क्या होगा? तो हम लोग खुद पहले समझ लेते हैं। पहले तो मुझे बताओ कि P यूनियन M का मतलब P और M पूरा मिला दिया। P और M, P यूनियन M का मतलब ये पूरा M हो जाएगा। P यूनियन M मतलब पूरा P और पूरा M, तो ये P यूनियन M का मतलब M हो गया कि नहीं? बाकी P इंटरसेक्शन ऐसे ही लिख रहा हूं। P यूनियन M, P और M अगर आप मिला दो तो आपको पूरा M ही मिलेगा, पूरा M मिल जाएगा। P यूनियन M मतलब M। अब ध्यान से देखो, P इंटरसेक्शन M मतलब ऐसा कौन सा समुच्चय है जो P में भी है और M में भी है? इसका आंसर क्या आएगा? ऐसा क्या है जो P में भी आ रहा है और M में भी आ रहा है? देखो, अगर आप सिर्फ P लेते हो, सिर्फ P लेते हो, अगर
तो ये सिर्फ पी लेते हो तो ये पी में तो मिल जाएगा सब कुछ, लेकिन एम में नहीं रहेगा। एम तो बड़ा है ना। लेकिन अगर आप पूरा एम लेते हो, पूरा एम, तो वो आपको पी में भी मिल जाएगा और एम में भी मिल जाएगा। तो पी इंटरसेक्शन एम क्या आएगा? एम आ जाएगा, एम। इंटरसेक्शन मतलब जो पी में भी हो और एम में भी हो, दोनों में हो, उसको बोलते हैं। तो पी इंटरसेक्शन एम आएगा कि नहीं यहाँ पे? तो इसलिए इसलिए इसका पांचवे का आंसर यहाँ पे अपने को एम मिलेगा। पांचवे का आंसर एम। ये तो एम कहाँ है? बी में है, देखो। तो यहाँ पांचवे का आंसर है बी और एम। एम कैसा है वो समझे ना आपको? हाँ। तो ये पांचवा हो गया। अब बढ़ते हैं छठवें पे। छठवा सवाल क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय रिक्त समुच्चय है, बताना है। ये ए ऑप्शन क्या है? समांतर रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदुओं का समुच्चय। क्या समांतर रेखा प्रतिच्छेदित करती है क्या? सम, समांतर रेखा, समांतर रेखा क्या कभी प्रतिच्छेदित करती है? ये कभी प्रतिच्छेदित ही नहीं करती है। तो इसका प्रतिच्छेदन बिंदु मिलेगा क्या आपने को? नहीं मिलेगा। समांतर, तो समांतर रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु होता ही नहीं है। तो इस समुच्चय के अंदर कोई घटक आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो इसलिए रिक्त समुच्चय हो गया। सम अभाज्य संख्या, ये भी देख लेते हैं। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जो सिर्फ एक एक के पहाड़े में और खुद के पहाड़े में आए, मतलब जिसके सिर्फ दो विभाजक होते हैं, एक और वो खुद। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस तरह की जो संख्या है वो अभाज्य संख्या है। तो इधर क्या बोल रहा है? अभाज्य संख्या लेकिन सम है, सम। तो कौन सी अभाज्य संख्या सम दिखाई दे रही है इसमें आपको? इसमें कोई अभाज्य संख्या सम है? बेटा ये सम का मतलब जो दो से कट जाए। ऐसी कोई संख्या है जो दो से कट रही है? कैसे? कैसे बेटा? दो के दो, दो एकम दो होता है ना। 12 इसमें थोड़ी है। इसमें मैं बोल रहा हूँ, इसमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो दो से कट रही है? सिर्फ दो ही है ना जो दो के पहाड़े में आता है, दो एकम दो। और कोई आता है क्या इसमें? तो इसका मतलब ये सम अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है। हाँ। तो ये सम अभाज्य संख्या के समुच्चय में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ये रिक्त समुच्चय नहीं हो सकता क्योंकि 2 आ रहा है इसके अंदर। फिर 30 से कम दिन वाले अंग्रेजी महीने, ये भी आप देखते हैं कि कौन सा महीना जिसमें 30 से कम दिन होता है? फरवरी। तो इसमें भी घटक है, तो ये भी रिक्त समुच्चय नहीं हो सकता है। फिर यहाँ पे क्या दिया है कि P जो है वो सभी x का समुच्चय है। x इंटीजर है। इंटीजर मतलब पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या है और वो -1 और 1 के बीच की संख्या है। तो माइनस और एक के बीच में कौन सी पूर्णांक संख्या आती है? बोलो। पूर्णांक संख्या कैसे? यस। पूर्णांक संख्या कैसे लिखते हैं? 0, 1, 2, 3, फिर ये साइड में -1, -2, -3। तो -1 और 1 के बीच में देखो 0 आता है ना। तो इसलिए इस समुच्चय में एक घटक 0 आ जाएगा। तो क्या रिक्त समुच्चय हुआ क्या ये? ये रिक्त समुच्चय नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर 0 आ रहा है, एक घटक आ रहा है 0। तो सिर्फ ये ए वाला ऑप्शन है जिसमें कोई भी घटक नहीं आ रहा है। तो यहाँ इसका आंसर क्या आएगा? 6 का आंसर आ जाएगा ए। 6 का आंसर क्या आ जाएगा? ए। क्या था वो? क्या वो था वो?
समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदुओं का समुच्चय। समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदुओं का समुच्चय। समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदुओं का समुच्चय। ठीक है, तो इस तरह से आपको ऐसा सॉल्व करके आंसर निकालना है बेटा, अंदाज से आंसर मत लिखना, नहीं तो गलत हो जाएगा। 6 हो गया। अब देखते हैं दूसरा क्या है। दूसरा क्या है, निम्नलिखित उप प्रश्नों के लिए योग्य विकल्प चुनकर लिखना, वो भी वही टाइप है। क्या लिखा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समुच्चय है। तो मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया था, ये पाठ शुरू करते समय, कि जिसमें भी कोई गुण दिया हो, गुण, और जो तुलना किया जा सके कि ये, जैसे कि मैं बोलूं बुद्धिमान, तो एक बुद्धिमान क्या कोई कम बुद्धिमान होगा, कोई अधिक बुद्धिमान होगा, है ना। मैं बोलूं कि, या फिर कोई सुंदर, तो कोई कम सुंदर होगा, कोई अधिक सुंदर होगा। तो ऐसा जो होता है वो समुच्चय नहीं होता है। तो अपने को बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प समुच्चय है। पहला, इंद्रधनुष के रंग लिख सकते हो आप लोग। इसमें कोई तुलना नहीं हो सकती कि ये इंद्रधनुष का है ना, मतलब इसमें कोई गुण नहीं बताया है। इंद्रधनुष के रंग सब लोग इसकी लिस्ट बना सकते हैं, इंद्रधनुष के रंग की। तो ये समुच्चय है। अच्छा, ये समुच्चय है क्या, पाठशाला के प्रांगण के ऊंचे वृक्ष। देखो यहाँ, यहाँ ऊंचा ये एक तरह से उसका गुण हो गया, ऊंचा वृक्ष। और यहाँ तुलना हो सकती है, कोई कम ऊंचा होगा, कोई अधिक ऊंचा होगा। फिर अमीर लोग, गांव में रहने वाले अमीर लोग, यहाँ भी अमीर एक गुण हो गया जो कि तुलना की जा सकती है। कोई कम कम अमीर होगा, कोई अधिक अमीर होगा। तो ये भी समुच्चय नहीं हो सकता है ना। फिर है आसान उदाहरण। ये भी आसान उदाहरण, ये भी उसका गुण हो गया ना, उदाहरण का गुण हो गया कि आसान है। और यहाँ भी तुलना हो सकती है, ये कम आसान है, अधिक आसान है। तो ये तीनों चीजें देखो, ये इसमें हम लोग लिस्ट नहीं बना सकते, सिर्फ इंद्रधनुष के रंग की ही लिस्ट बन सकती है। तो पहले का आंसर आएगा ए। दूसरे का पहले का आंसर आएगा ए, इंद्रधनुष के रंग। दूसरे के पहले का आंसर है ए, इंद्रधनुष के रंग। बात समझ में आ रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट। क्या दिया है, एन इंटरसेक्शन डब्लू। इस समुच्चय में एक अपने को बताना है कि कौन सा आंसर आएगा नीचे। एन का मतलब यहाँ पे प्राकृतिक संख्या है, और डब्लू मतलब होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में आता हो, एन में भी हो और डब्लू में। तो पहले हम लोग एन और डब्लू लिख लेते हैं। एन क्या होता है, देखो, एन का मतलब, एन मतलब 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। डब्लू का मतलब क्या होता है, डब्लू यानी हाँ, 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। अब हमको क्या पूछा है कि एन इंटरसेक्शन डब्लू, एन इंटरसेक्शन डब्लू मतलब जो एन में भी हो, डब्लू में भी हो, तो क्या क्या आ रहा है। देखो, जीरो को छोड़ के बाकी सारे दोनों में है ना। तो एन इंटरसेक्शन डब्लू अगर लिखना हो तो 1 2 3 4 यही सब आएगा ना। हाँ, तो इसमें बताओ एन इंटरसेक्शन डब्लू में
क्या आएगा? ये 1 2 3 4 यही सब आएगा ना ए। ये तो आ नहीं सकता है क्योंकि जीरो खाली डब्ल्यू में था, एन में थोड़ी था, तो ये जीरो कॉमन नहीं है, जीरो कॉमन नहीं है ना, बराबर। तो जो एन में भी हो डब्ल्यू में भी हो तो वो आ जाएगा 1 2 3, ये आंसर आ जाएगा। तो सेकंड का आंसर ए 1 2 3 ए, और क्या दिया है ये 1 2 3 डैश 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 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके दिया है। 2 का सेकंड हो गया। अभी थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या दिया है? पी, ये सभी एक्स का समुच्चय है और इंडियन इस शब्द के अक्षर का शब्द का अक्षर है। तो ये तो बहुत आसान है। इंडियन में देखो, हाँ इंडियन में आई आई 2 बार आ रहा है तो आई एक ही बार लगाएगा। फिर और क्या, एन भी 2 बार आ रहा है तो एन भी एक ही बार आएगा। तो कैसे करेंगे? ये सारे आने चाहिए। आई आ गया, एन आ गया, डी आ गया, ए नहीं आया देखो इसमें, तो इसलिए ये नहीं होगा। देखो इसमें आई आ गया, एन भी आ गया, डी भी आ रहा है, आई तो लिख चुके हैं, ए भी आ गया है, एन भी आ गया। देखो इसमें सारे घटक आ गए, इंडियन शब्द के सारे अक्षर आ गए हैं। तो ये बी इसका हो जाएगा। सी में देखो ये नहीं होगा क्योंकि आई यहाँ 2 बार लिख दिया है इसने, तो ये गलत हो गया, ये नहीं होना, ये ऐसा ऐसा नहीं हो सकता है। फिर डी में देखो, डी में सब शब्द नहीं आए हैं, आई तो आया ही नहीं है, तो इसलिए डी भी नहीं हो सकता। सिर्फ एक ही समुच्चय है जिसमें इंडियन शब्द के सारे अक्षर आ रहे हैं, तो इसका तीसरे का आंसर आ जाएगा बी आई एन डी ए। तो तीसरे का आंसर आ जाएगा बी आई एन डी ए। ठीक है। फिर चौथा देखो, चौथे में क्या है? टी 1 2 3 4 5 है और एम 3 4 7 8 है। हमको टी यूनियन एम लिखना है। टी यूनियन एम का मतलब टी और एम दोनों दोनों मिल जाना चाहिए। तो मिला देंगे तो क्या आ जाएगा? देखो सब 1 2 3 4 5 फिर 7, लेकिन 8 नहीं आया देखो, तो इसलिए ये नहीं हो सकता है। हाँ हाँ, तो एक पहले चेक करोगे बेटा, ऐसे डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना, ठीक है? क्यों नहीं ले रहे हैं हम लोग वो बताना पड़ेगा। 1 देखो आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 नहीं आया, 5 नहीं आया, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें टी और एम के सभी घटक नहीं है। फिर ये देख लेते हैं इसमें 1 2 3 4 5 यानी टी के सारे घटक हैं। फिर एम के भी सारे घटक हैं क्या? 3 4 7 8, एम के भी सारे घटक हैं, टी के भी सारे घटक हैं, एम के भी सारे घटक हैं, तो टी यूनियन एम का आंसर यही आएगा, सी। ये भी नहीं हो सकता, इसमें तो खाली 3 और 4 ही आ रहा है। अगर ये इंटरसेक्शन दिया होता उल्टा, तब ये आंसर आ जाता 3 4 दोनों में है ना। तो यूनियन मतलब दोनों का मिक्सचर, टी और एम दोनों मिक्स कर दिया, यूनियन। तो फोर्थ का आंसर आ जाएगा सी। तो यहाँ पर फोर्थ का आंसर आ जाएगा सी। क्या घटक थे बोलो जरा सी के अंदर? हाँ, तो ये सेकंड का फोर्थ का भी आंसर हो गया। तो यहाँ पर ये पूरा एमसीक्यू यहाँ पे खत्म होता है। प्रश्न पर संग्रह एक का जो एमसीक्यू था वो यहाँ पर खत्म होता है। अभी भी 3 4 मिनट बचे हुए हैं, आगे कुछ कर लें। ये देख लेते हैं, किसी समूह के 100 सदस्यों में से 72 सदस्य अंग्रेजी बोलते हैं, 43 सदस्य फ्रेंच बोलते हैं। ये 100 सदस्य अंग्रेजी अथवा फ्रेंच इनमें से
चाहे 100 सदस्य अंग्रेजी अथवा फ्रेंच इनमें से कम एक भाषा बोलते ही हैं। तो कितने सदस्य हैं जो सिर्फ अंग्रेजी बोलते हैं, कितने सदस्य सिर्फ फ्रेंच बोलते हैं, और कितने सदस्य अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों भाषाएं बोलते हैं? तो एक तो अंग्रेजी वाले हैं। देखो, अगर मैं इसको वेन डायग्राम से दिखाऊं, तीसरा सवाल बता रहा हूं मैं, समझ जाओ। ए जो है अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं और बी फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है? 72 हाँ बोलो। 72 सदस्य अंग्रेजी बोल। बेटा बेटा डायरेक्ट आंसर बता के क्या फायदा? डायरेक्ट आंसर बता के क्या फायदा? डायरेक्ट आंसर बता के कोई फायदा नहीं है। आपने हल किया हो तो वो दिखाओ हल करके। डायरेक्ट तो अच्छा पीछे से भी आंसर देख के बताया जा सकता है। इसको हल करना है ना बेटा। 72 सदस्य अंग्रेजी बोलते हैं, तो मतलब यहाँ पर ये पूरा ए जो है वो 72 है, पूरा ए 72 है, यानी एन ऑफ ए 72 है। 43 जो है फ्रेंच बोलते हैं, ये पूरा बी जो है 43 है, एन ऑफ बी 43 है। तो ये 100 सदस्य अंग्रेजी और फ्रेंच इनमें से कम एक भाषा बोलते हैं। तो ये मतलब ए और बी पूरा मिला के 100 आ रहा है। 100 लोग हैं, तो ए यूनियन बी कितना हो गया? 100। कोई भी ऐसा नहीं है जो इसके बाहर हो ए और बी के, तो इसलिए 100 जो टोटल है वो यूनियन होगा। तो हमको निकालना है कि ऐसे कितने हैं जो सिर्फ अंग्रेजी बोलते हैं। तो सिर्फ अंग्रेजी कैसे बोलेंगे? हमको ये पहले ये निकाल लेते हैं, दोनों में दोनों वाले कितने होंगे। तो कैसे होगा? हम लोग इसको ऐसे ये फार्मूला लिखेंगे, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसमें ये सारे मान हम लोग रख देंगे तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मिल जाएगा। फिर ये एन ऑफ ए में से एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? सिर्फ ए मिल जाएगा। सिर्फ ए मतलब सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाले मिल जाएंगे, सिर्फ ए। समझ रहे हो ना कैसे करना है? फिर ऐसे 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 ही एन ऑफ बी में से एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दोगे तो सिर्फ बी यानी सिर्फ फ्रेंच बोलने वाले मिल जाएंगे। समझ रहे हैं? तो क्या 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 मिल गया? देखो, सिर्फ अंग्रेजी बोलते हैं वो मिल गया, सिर्फ फ्रेंच बोलते हैं वो मिल गया, और अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों बोलते हैं वो भी, वो तो पहले ही मिल गया था, सबसे पहले ही। इस तरह से है ये। तो बेटा यहाँ पे लेक्चर स्टॉप करना पड़ेगा। मुझे बता दो कितने लोग आए थे आज के लेक्चर में। मुझे छोड़ के बोलना। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14 15 17 मुझे मत काउंट करो बेटा। 17 अच्छा, तो 18 हो गया। फिर 18 स्टूडेंट हो गया। ओके बेटा, टाइम हो गया है, लेक्चर यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। आप लोग एक